In this session, we will discuss environment PYQ of 2025 for UPSC prelims 2026. लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे थे। इन्हीं 13 क्वेश्चन का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? इन आइटम में कितने आइटम के अंदर प्लास्टिक होता है? सिगरेट बट्स के अंदर प्लास्टिक होता है, दिस इज राइट। आई ग्लास लेंसेज के अंदर प्लास्टिक होता है, कार टायर के अंदर प्लास्टिक होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल द थ्री। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Cigarette butts. Most cigarette filters are not made of cotton, made by cellulose acetate, which is a type of plastic not easily biodegradable. Most cigarette butts filter butts जो होते हैं वो कॉटन के नहीं बने होते हैं, बल्कि वो सेल्यूलोज एसिटेट के बने होते हैं, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक है और ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। Next, eyeglass lenses. While glass lenses exist, modern eyeglass lenses are made from various types of high-tech plastic such as CR39, polycarbonate, or high-index plastics because they are lighter and more shatter-resistant than glass. प्रेजेंट में ग्लास लेंसेज एग्जिस्ट हैं, बट मॉडर्न टाइम में प्लास्टिक से फॉर्म्ड किए गए आई ग्लासेस लेंस मार्केट में अवेलेबल हैं। Next, car tires. Modern tires are a complex blend of natural rubber and synthetic rubber. Modern tire नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर के कॉम्प्लेक्स ब्लेंड से बनाए जा रहे हैं। एडिशनली, टायर्स कंटेन वेरियस प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक रीइंफोर्समेंट। इट मीन्स मॉडर्न टायर्स में जो सिंथेटिक रबर का यूज किया जा रहा है वो मेनली प्लास्टिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following substances. Number 1, ethanol. Number 2, nitroglycerin. Number 3, urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? ऊपर जो सब्सटेंस गिवन किए गए हैं इनमें से किन किन सब्सटेंस को प्रोडक्शन करने के लिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है? एथेनॉल के लिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है एंड नाइट्रोग्लिसरीन के लिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा सकता। यूरिया के लिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। कोल गैसिफिकेशन, व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? Coal gasification process in which coal converted into syngas gas, synthesis gas, which is a mixture of hydrogen, carbon monoxide and CO2. This syngas serve as a building block for various chemical product. कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को साइन गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। साइन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 का एक मिक्सचर होता है। इस साइन गैस का यूज वेरियस केमिकल प्रोडक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, इथेनॉल। साइन गैस फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन कैन बी केमिकली कन्वर्टेड इनटू मेथनॉल एंड देन फर्दर प्रोसेस्ड इनटू इथेनॉल। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो साइन गैस रिलीज होती है, इन साइन गैसेस को केमिकली कन्वर्ट किया जा सकता है और मेथनॉल एंड एथेनॉल इसके थ्रू फॉर्म किया जा सकता है। That is why second option is true. First option is true. Next, nitroglycerin. This is an explosive made by nitrating glycerol. It is not a standard or a primary product of coal gasification technology. नाइट्रोग्लिसरीन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का एक प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। थर्ड, यूरिया. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन. Syngas provide the hydrogen needed to produce ammonia, which is then reacted with CO2, also a byproduct of gasification, to produce urea. यूरिया मेकिंग करने में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में जो साइन गैस रिलीज होती हैं और इन गैस का एक कंपोनेंट हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के थ्रू अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है। इस अमोनिया का CO2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। CO2 भी कोल गैसिफिकेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। CO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद यूरिया फॉर्म किया जाता है। दैट इज वाई कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी important for urea.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2 3 यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पर पहले हम 3 स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutant from effluent stream and to remediate contaminant from various industries। एक्टिवेटेड कार्बन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताया गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल। यस, एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड, activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with a high carbon content। Yes, this statement is also true because activated carbon जो होता है उसको environmental waste से भी synthesize किया जा सकता है। So correct answer is A। Both statement second and statement third are correct and both of them explain statement one। So let's discuss the detail of this question। एक्टिवेटेड कार्बन, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। Activated carbon is an industrial tool primarily used for environmental remediation and pollutant removal। एक्टिवेटेड कार्बन एक इंडस्ट्रियल टूल है जिसका यूज environmental remediation and pollutant removal के लिए किया जाता है। It absorbs heavy metals and other contaminants from industrial effluent streams। एक्टिवेटेड कार्बन इंडस्ट्रियल effluent stream से heavy metals and other contaminant को absorb करता है। Its effectiveness as a filter stems from its highly porous structure, allowing it to trap pollutant physically। एक्टिवेटेड कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली पोरस होता है और ये फिजिकली पॉल्यूटेंट को ट्रैप करता है। एक्टिवेटेड कार्बन देखने में कुछ सॉल्ट या शुगर की तरह लगता है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट को फिजिकली ट्रैप करते हैं। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज वाइडली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन बिकॉज इट इफेक्टिवली ट्रैप और रिमूव हार्मफुल पॉल्यूटेंट। एक्टिवेटेड कार्बन वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है एंड इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है बिकॉज इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि हार्मफुल पोल्यूटेंट को ट्रैप करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, द रीजन इट इज सो इफेक्टिव एट रिमूव पोल्यूटेंट इज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। इट इज हाईली पोरस गिविंग इट एन इनक्रेडिबली लार्ज सरफेस एरिया विच अलाउ इट टू फिजिकल एब्जॉर्ब heavy metals and other contaminants। Statement 3, it can be produced from organic waste material like coconut shell, wood, or coal husk, making it an accessible and relatively easy to synthesize material। एक्टिवेटेड कार्बन को प्रोड्यूस करना वेरी इजी है बिकॉज ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल सच एज कोकोनट सेल, वुड, कोल हस्क, इसके थ्रू इसको मेकिंग किया जा सकता है बिकॉज इट इज इजी टू सिंथेसाइज फ्रॉम वेस्ट। इट बिकम एन अट्रैक्टिव टूल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल टूल इंडस्ट्रियल यूज के लिए एक एट्रैक्टिव टूल ये बन चुका है बिकॉज ये इसका जो सिंथेसाइज है इसको वेस्ट के थ्रू बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, लास्ट में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1, studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emission। स्टडी इंडिकेट करती हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री से एमिट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का मोर देन 5% है। यस, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिका बेयरिंग क्ले को लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट किया जाता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। So let's discuss the detail of this question. Statement 1, the cement industry is a major contributor to global warming, responsible for a significant portion of worldwide greenhouse gases।
सीमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क कर रही है और ये वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। द यूज ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल लाइक क्ले एंड लाइमस्टोन रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रीच हाई किल्न टेम्परेचर। हाई किल्न टेम्परेचर तक रीच करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल जो क्ले एंड लाइमस्टोन यूज किया जाता है, इसके लिए एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इस एनर्जी का जो यूज किया जाता है वो मेनली बर्निंग फॉसिल फ्यूल के थ्रू यूज किया जा रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेटमेंट सेकंड, टू क्रिएट सीमेंट रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन एंड सिलिका बेयरिंग क्ले आर ब्लेंडेड टुगेदर। यस, दिस इज राइट। सीमेंट क्रिएट करने के लिए लाइमस्टोन एंड सिलिका बेयरिंग क्ले को मिक्स किया जाता है। लाइमस्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। स्टेटमेंट थ्री, ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस टू क्रिएट क्लिंकर अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कैल्सिनेशन अकर। लाइमस्टोन का जब हीटिंग किया जाता है क्लिंकर क्रिएट करने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन होता है विच इज नोन एज कैल्सिनेशन। In calcination, limestone is heated to high temperature, converted into the lime, and releasing CO2 as a byproduct. कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर लाइमस्टोन जो होता है उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करके लाइम में कन्वर्ट किया जाता है और इसके थ्रू CO2 एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। यही वजह है कि CO2 का जो एमिशन होता है इस इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट गिवन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सबसे पहले हम 3 स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1, एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28, इंडिया रेफरेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। COP 28 में इंडिया ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को साइन नहीं किया। यस, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration, and if signed, it become mandatory to decarbonize health sector. COP28 डिक्लेरेशन जो रहा है ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन रहा है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज कॉप के मोस्टली जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो बाइंडिंग नहीं रहे हैं। स्पेशली टू अगर कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी कॉन्फ्रेंस बाइंडिंग नहीं रहा है। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। Statement 3, if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. अगर इंडिया के हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज किया जाता है, देन इंडिया का हेल्थ सेक्टर के बिफोर वेरियस चैलेंजेस आ सकते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। So correct answer is C. Only one of the statement second and third is correct, and that explain statement 1. So let's discuss all the statement in detail. Statement 1, इंडिया डिड नॉट साइन द डिक्लेरेशन एट कॉप 28। कॉप 28 में डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है इंडिया ने। रीजन, डिक्लेरेशन लैड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इस डिक्लेरेशन के अंदर इक्विटी एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के बिटवीन क्लियरली डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। यही वजह है कि इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। स्टेटमेंट सेकंड, most declaration at a COP, including this one, are typically voluntary and non-binding. COP के ज़्यादातर जो भी डिक्लेरेशन किए गए हैं वो टिपिकली वॉलंटरी रहे हैं, नॉन बाइंडिंग रहे हैं। दे रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल कमिटमेंट रादर देन अ मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशन टू डिकार्बोनाइज अ स्पेसिफिक सेक्टर। बट COP 3 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड COP 21 2015 पेरिस एग्रीमेंट वर लीगली बाइंडिंग। कॉप के अंडर कुछ एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल रहे हैं जो लीगली बाइंडिंग रहे हैं, सच एज कॉप 3 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल रहा है ये बाइंडिंग नेचर था इसका। कॉप 21 2015 पेरिस एग्रीमेंट ये भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। स्टेटमेंट 3, decarbonizing the healthcare sector rapidly would require a significant shift in energy use for medical equipment, cooling and transport. हेल्थ केयर सेक्टर को अगर डिकार्बोनाइज किया जाता है इंडिया में, देन मेडिकल इक्विपमेंट
कूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज़ ये जो सेक्टर है, मेडिकल के जो सब सेक्टर है, इनमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है और इसको एक साथ रिमूव नहीं किया जा सकता। And argued that immediate mandatory decarbonization could restrain the existing infrastructure and hinder its ability to provide a resilient healthcare to its large population. Next question. Consider the following statement. यहाँ पे three statement given है. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Statement 1. Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis. साइंटिस्ट ने साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करती है कि अर्थ का रोटेशन एंड एक्सिस शिफ्ट हो रहा है. यस, दिस इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट. सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास ऑब्जेक्शंस bombarded the earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Yes, this statement is also correct because solar flares and associated coronal mass जो है वो अर्थ के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट के थ्रू अफेक्ट कर रहा है. दिस इज ट्रू. बट स्टेटमेंट वन और सेकंड का कोई लिंक नहीं है. स्टेटमेंट थ्री. एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. पोलर आइस जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है अर्थ पर, वाटर इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है. स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री एक दूसरे से लिंक हैं और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. Both statement second and statement third are correct, but only one of them explain statement one. So let's discuss the detail of this question. Statement one. Observation on Earth dynamics. Research has confirmed that both the speed of the Earth rotation and the orientation of its axis are shifting. रिसर्च काफी रिसर्च की गई है और ये कंफर्म किया गया है कि अर्थ का रोटेशन का स्पीड एंड एक्सिस ओरिएंटेशन शिफ्ट हो रहे हैं. स्टेटमेंट सेकंड. सोलर एक्टिविटी. Solar events like flares and CMEs do release massive amount of energy into the Earth's atmosphere. However, this energy primarily affects the ionosphere and magnetosphere rather than physically shifting the Earth's rotational axis. Solar events like flares and CMEs ये मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं, बट ये अर्थ के रोटेशनल एक्सिस को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Statement 3. Mass redistribution. When polar ice melt, water is redistributed from the poles toward the equator due to centrifugal force. Centrifugal force की वजह से polar region का जो water है वो equator की तरफ move कर रहा है. This change in the distribution of the Earth's mass change its moment of inertia, which directly led to shift in its rotation and axis. Next question. Consider the following statement. Statement 1, 2, 3. Which one of the following is correct in respect of the above statement? सबसे पहले हम स्टेटमेंट को यहाँ पर देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट के अंदर. स्टेटमेंट वन. आर्टिकल 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. यस, आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है और स्पेशली ये न्यूज में फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है. स्टेटमेंट हो. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट. ये कार्बन मार्केट के प्रिंसिपल को सेट आउट करता है. यस, दिस इज आल्सो ट्रू. स्टेटमेंट 3. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू बिकॉज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट मार्केट स्ट्रेटजीज के साथ साथ कुछ नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज के थ्रू भी कंट्रीज को कोऑपरेट करने के लिए प्रमोट करता है. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू and correct answer is A. Both statement second and statement third are correct and both of them explain statement 1. So let's discuss the detail of this question. Statement 1. Global relevance. Article 6 is a cornerstone of international climate policy because it provides the framework for countries to cooperate in meeting their nationally determined contribution. आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ये सभी कंट्रीज के लिए अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को मीट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए एनहांस करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. स्टेटमेंट सेकंड. मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म. आर्टिकल 6 एस्टैब्लिश द गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट.
allowing countries to trade carbon credits to help meet their climate goal efficiently. आर्टिकल 6 के अंडर कुछ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की गई हैं और कार्बन क्रेडिट्स के ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं सो दैट क्लाइमेट गोल्स को एफिशिएंटली तरीके से मीट किया जा सके। स्टेटमेंट थर्ड, नॉन मार्केट अप्रोचेज while often associated with markets, Article 6 also explicitly includes non-market approaches. These are cooperative strategies between countries that do not involve carbon trading, such as technology transfer, capacity building, or joint policy initiatives. आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कुछ नॉन मार्केट अप्रोचेज भी फॉलो करता है और कंट्रीज को कुछ नॉन मार्केट अप्रोच जिसके अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड जॉइंट पॉलिसी इनिशिएटिव से रिलेटेड एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेशन सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक? नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज ए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। So let's discuss the detail of this question. The Nature Solutions Finance Hub for Asia and Pacific is a specialized initiative designed to attract investment into nature-based solutions to combat climate change and biodiversity loss in Asia Pacific region. नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक ये एक स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव है जो कि एडीबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस से कॉम्बैट करने के लिए ये एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा। लॉन्च बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। पर्पज टू ब्रिज द फाइनेंसिंग गैप फॉर नेचर पॉजिटिव प्रोजेक्ट बाय लिवरेजिंग प्राइवेट कैपिटल एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। इसमें कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे बी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन सभी ऑप्शंस का कुछ बेसिक जो डिटेल है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी। प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। क्लाइमेट गोल हैज अ टारगेट टू इंश्योर 50% ऑफ इट्स टोटल अप्रूवल फाइनेंसिंग इट्स क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2025। Nature approach focuses on nature as infrastructure, using nature-based solutions like mangrove and wetland to protect physical infrastructure from climate events. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, सच एज क्लाइमेट इवेंट्स है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए मैंग्रोव एंड वेटलैंड पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशंस। ब्रिक्स नेशंस के द्वारा एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया गया था। मैंडेट स्पेसिफिकली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। की रोल operate as an alternative to the traditional World Bank IMF system, emphasizing the developmental need of the global south. Next, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. Nature largest of the five institutions that make up the World Bank Group. वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बना हुआ है। इनमें से जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। Scope global, it provide loans, guarantees and advisory services to middle income and credit worthy low income countries. Climate role, major global player in debt for nature swaps, where a portion of a developing nation's foreign debt is forgiven in exchange for local investment in environmental conservation. Institutions that make a वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को किन किन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया गया है? फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। सेकंड, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ, एमआईजीए, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट, आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यहाँ पर इन सभी इंस्टीट्यूशंस का टेबल के फॉर्म में डिटेल गिवन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
With reference to direct air capture, an emerging technology, which of the following statement is are correct? यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है और लास्ट में पूछा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस, डायरेक्ट एयर कैप्चर का यूज हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग में ये एक वैल्यूएबल अप्रोच के तौर पर वर्क कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेसिस लो कार्बन फ्यूल। एविएशन सेक्टर में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। So correct answer is C, 1, 2 and 3. So let's discuss the detail of this question. Direct air capture. What is direct air capture? DAC is a technology designed to extract CO2 directly from the air. एयर से CO2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट एयर कैप्चर। Once captured, the concentrated CO2 can be injected into deep geological formations such as depleted oil and gas reservoirs or saline aquifers for permanent carbon sequestration. Is it valuable for plastic production and food processing? Yes, ये plastic production and food processing के लिए valuable है। The captured CO2 is a versatile industrial feedback. प्लास्टिक प्रोडक्शन में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है? CO2 can be used as a raw material to create polymers and chemical building block for various types of plastic. CO2 का यूज प्लास्टिक बनाने के लिए जो पॉलीमर का यूज किया जाता है, उस पॉलीमर के लिए CO2 का यूज किया जा सकता है। एंड वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक के में जो केमिकल का यूज किया जा सकता है, उन केमिकल के लिए CO2 का बिल्डिंग ब्लॉक कवर करता है। फूड प्रोसेसिंग, इन द फूड इंडस्ट्री कैप्चर्ड CO2 इज यूज्ड फॉर कार्बोनेटिंग बेवरेजेज, decaffeinating coffee and providing an inert atmosphere for food packaging to extend shelf life. Can it be a source of synthetic low carbon fuel in aviation? क्या ये लो कार्बन फ्यूल एंड एविएशन के लिए एक सोर्स के तौर पर वर्क कर सकता है? यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग एप्लीकेशन फॉर सेक्टर लाइक एविएशन। द कैप्चर्ड CO2 कैन बी कंबाइंड विद ग्रीन हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक केरोसिन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। CO2 का अगर ग्रीन हाइड्रोजन के साथ हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसके थ्रू सिंथेटिक केरोसिन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग पीकॉक तारंतुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पीकॉक तारंतुला का पिक्चर यहाँ पर गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये ओमनिवोरस नहीं है, क्रस्टेशियन नहीं है। सेकंड, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। इसका नेचुरल हैबिटेट इंडिया में लिमिटेड है। यस, दिस इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट, in its natural habitat it is an arboreal species. yes, this is right because ये arboreal species है, ज़्यादातर ये प्लांट पर ही मिल सकता है। which of the statement given above is are correct? So correct answer is D, second and third. So let's discuss the detail of this question. Peacock tarantula, statement 1 is wrong. It is an omnivorous crustacean. This is incorrect. The peacock tarantula is an arachnid, not a crustacean. ये आर्किड है, क्रस्टेशियन नहीं है। आर्किड मीन्स ये एक मकड़ी टाइप का होता है। प्राइमरी कार्निवोर्स फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्टेब्रेट्स। कार्निवोर्स होता है, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्टेब्रेट्स को फीड करता है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। दिस स्पीशीज एंडेमिक टू इंडिया। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड, फाउंड ओनली इन स्मॉल एरिया ऑफ डेसिडुअल फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। ये इंडिया की एक एंडेमिक स्पीशीज है। इंडिया में भी ओनली ये आंध्र प्रदेश के डेसिडुअस फॉरेस्ट में, इट मीन्स ये स्मॉल एरिया में ही पाया जाता है। ड्यू टू दिस टीनी हैबिटेट रेंज एंड हैबिटेट लॉस, इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। बिकॉज इसका टीनी हैबिटेट रेंज है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका, यही वजह है कि IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। स्टेटमेंट 3, इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज आर्बोरियल स्पीशीज। नेचुरल हैबिटेट में इसका ज़्यादातर ये प्लांट पर ही मिल सकती है। द पीकॉक तारंतुला इज
Arboreal, meaning it lives in tree. In its natural forest habitat, it lives in holes of tall trees where it spins asymmetric funnel web. Next question. Consider the following statement. यहाँ पर 3 statement given है. Which of the statement given above is are correct? सबसे पहले हम statement को discuss करते हैं. Carbon dioxide emission in India are less than 0.5 ton CO2 per capita. यहाँ पर पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया का कितना, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है. यहाँ पर गिवन है कि 0.5 टन से कम है. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये इससे काफी ज्यादा है. सेकंड स्टेटमेंट. इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन. यस, इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आता है CO2 एमिशन के रिस्पेक्ट में. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Third statement, electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India. इंडिया में CO2 emissions के largest source electricity and heat producers हैं. This is true. So correct answer is C, second and third only. So let's discuss the detail of this question. Statement 1. CO2 emission in India are less than 0.5 ton CO2 per capita. This is incorrect. It is higher. According to recent data such as IEA, India's per capita emission are closer to 2 ton per person. इंडिया में CO2 का पर कैपिटा एमिशन जो है वो 2 टन पर पर्सन है. स्टेटमेंट सेकंड. इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन. इंडिया सेकंड रैंक है इंडिया का. चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 फ्रॉम फ्यूल कंबशन. इंडिया होल्ड्स द सेकंड पोजीशन. स्टेटमेंट 3. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया. दिस इज करेक्ट. Energy sector, specifically electricity and heat production, is the primary driver of CO2 emissions in India. This is largely due to the country's heavy reliance on coal-fired power plant to meet its electricity demand. Because India अपने electricity demand को meet करने के लिए coal-fired power plant पर इसका जो dependency है वो बहुत ज़्यादा है. Next question. With reference to the planet Earth, consider the following statement. यहाँ पर 3 statement given है. Rainforest provide more oxygen than that produced by oxygen. रेन फॉरेस्ट ओशन के कंपेयर में मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? नो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज ओशन ही है जो फॉरेस्ट से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड. मैरिन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मैरिन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया 50% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज राइट. थर्ड स्टेटमेंट. Well oxygenated surface water contains several foods higher oxygen than that of atmosphere air. This is wrong. So correct answer is B, second only. So let's discuss the detail of this question. Statement 1. Rainforests produce more oxygen than that produced by ocean. This is incorrect. While rainforests are often called the lungs of the planet, but 50% to 80% Earth's oxygen is actually produced by the ocean. अर्थ पर 50 to 80% ऑक्सीजन ओनली ओशन के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है. हालांकि इंडिया में रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है. मैरिन प्लांट्स स्पेसिफिकली फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोर O2 देन लैंड बेस्ड फॉरेस्ट. मैरिन प्लांट्स जो होते हैं स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन, ये लैंड बेस्ड फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. Statement second is correct. Marine phytoplankton and photosynthesis bacteria produce about 50% of the world's oxygen. This is correct. Scientific estimate confirm that marine organisms like the phytoplankton, seaweed, and photosynthesis bacteria such as uh, Prochlorococcus are responsible for at least half of the world's oxygen production through photosynthesis. Next question. Consider the following statement. 3 statement यहाँ पर given है. Statement 1. Circular economy reduce the emission of greenhouse gases. Yes, this statement is true. Statement second. Circular economy reduce the use of raw material as input. Yes, this statement is also true. Statement 3. Circular economy reduce wastage in production process. Yes, this statement is also true. The correct answer is A. Both statement second and statement third are correct, and both of them explain statement 1. So let's discuss the detail of this question. A circular economy is a model of production and consumption designed to replace the traditional linear take make waste system. सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का एक मॉडल है जो कि ट्रेडिशनल टेक मेक वेस्ट सिस्टम को रिप्लेस करता है. सर्कुलर इकोनॉमी बिल्ड ऑन 3 मेन पिलर्स. 3 मेन पिलर पर ये बिल्ड होता है. नंबर 1,
reducing greenhouse gas emissions. Number 2, reducing raw material inputs. Number 3, minimizing production wastage. Statement 1, circular economy reduce the emission of greenhouse gases. Correct. The circular economy help mitigate climate change by minimizing the energy intensive extraction and processing of new raw material. By keeping materials in use longer, it reduces the overall carbon footprints associated with industrial production. Statement second, correct. Circular economy reduces the use of new raw matter as input. It prioritizes recycling, refurbishing, and reusing existing material, which directly decrease the demand for virgin or new raw materials. Statement 3, circular economy reduces wastage in the production process. Correct. The model is designed to side out waste as waste from one process become the input for another. It significantly lower the amount of byproduct discarded during manufacturing. Next question. Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution make use of silver iodide and potassium iodide. आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल इट मीन्स क्लाउड सीडिंग में जो केमिकल्स का यूज किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है. So let's discuss detail of this question. Artificial rainfall, cloud seeding. Artificial rainfall, commonly known as cloud seeding, is a weather modification technique used to induce precipitation from clouds. It is a method to reduce air pollution by washing particulates from atmosphere. Certain chemical agents are dispersed into clouds to act as ice nuclei or condensation points. The primary chemical agents silver iodide and potassium iodide का इसमें यूज किया जाता है. Mechanism. These chemicals provide a base for water vapor to condense or freeze. As the droplets or ice crystals grow heavy enough, they fall as precipitation, rain or snow. Next question. Which organization has enacted the Nature Restoration Law to tackle climate change and biodiversity loss? क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को टेकल करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ इनेक्ट किया? करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन. So let's discuss detail of this question. The Nature Restoration Law, enacting organization European Union. Primary objective, critical pillar for EU biodiversity strategy for 2030. It is designed to tackle the two crises of climate change and biodiversity loss by establishing legally binding target for member states to restore degraded ecosystem. यूनाइटेड नेशन ने डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए मेंबर स्टेट के लिए कुछ लीगली बाइंडिंग टारगेट एनआरएल के अंदर इस्टेब्लिश किए हैं सो दैट क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को यहाँ पर टेकल किया जा सके. की गोल्स टू रिस्टोर एट लीस्ट 20% ऑफ यूरोपियन यूनियंस लैंड एंड सी एरियाज बाय 2030. 2030 तक यूरोपियन यूनियन के 20% लैंड एंड सी एरियाज को रिस्टोर करना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. To restore all ecosystems in need of restoration by 2050. Focus areas include wetland, grassland, forest, rivers, and even urban space to enhance carbon sequestration and natural resilience. Next question. Consider the following statement. Statement 1 and Statement 2. Statement 1. Of the two major ethanol producers in the world, Brazil and US, the former produce more ethanol than later. ब्राजील एंड यूएस ये दोनों मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री हैं बट इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ब्राजील मोर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है रादर देन यूएस. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ब्राजील से ज़्यादा यूएसए प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. सेकंड स्टेटमेंट. अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, सुगर कैन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील. स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन का यूज किया जाता है एंड ब्राजील में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर कैन का यूज किया है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज डी. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन यूएसए वर्सेस ब्राजील. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. Brazil and USA are two major ethanol producers in the world. Brazil produces more ethanol than USA. This is incorrect. The US is the largest producer of ethanol in the world, consistently accounting for over 50% of the global production. ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन का 50% ओनली यूएस के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है. स्टेटमेंट सेकंड. Unlike in the USA, where corn is the principal feedstock, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. This is correct. The two countries utilize different agricultural strength for biofuel production.
United States primarily use corn as its feed stock, which is abundant in Midwest. Corn stores must be broken down into sugar before fermentation. कॉर्न के थ्रू अगर इथेनॉल बनाना है तो कॉर्न के अंदर जो स्टार्च होता है इसको पहले शुगर में ब्रोकन किया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन किया जाता है। ब्राज़ील predominantly uses sugarcane which is well suited to its tropical climate. Sugarcane juice contains simple sugars that can be fermented directly, making the process highly energy efficient. Next question. World Bank warned that India could become one of the first places where bad bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वार्निंग गिवन किया है कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेस हो सकता है जहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली 35 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। नंबर वन, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Statement second, the survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration become difficult. This statement is also true. So correct answer is C, both 1 and 2. So let's discuss the detail of this question. The World Bank report on a wet bulb temperature. What is a wet bulb temperature? Wet bulb temperature is the lowest temperature in which an object can be cooled by the evaporation of water. वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेपोरेशन ऑफ वाटर के थ्रू कूल करने के लिए नेसेसरी है। The World Bank has warned that India could become one of the first places in the world where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius, a critical threshold for human survivability. वेट बल्ब टेम्परेचर जिस तरह से किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा पसीना आया और उस पसीने को इवेपोरेट होना है, इवेपोरेशन जब होगा तो उस पर्सन को थोड़ा कूलिंग फील होगा। तो वो जो कूलिंग वाला टेम्परेचर है, दिस इज़ नोन एज़ वेट बल्ब टेम्परेचर। स्टेटमेंट 1, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। The report indicates that climate change will intensify extreme weather events across India. Peninsular India, due to its long coastline and geographical position, is particularly vulnerable to a combination of increased flooding, more frequent and intense tropical cyclone, and prolonged drought conditions. Statement second, the survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration become difficult. This statement is true. A wearable temperature of 35 degrees Celsius represents a limit where the human body can no longer cool itself via sweating. Because the air is both extremely hot and saturated with moisture, evaporation, the process that removes body heat, stop working. This led to a lethal heat stroke in both humans and animals, even if they are in the shade or well hydrated. So thanks for watching this video.